हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप। हम आ चुके हैं फ्लेम एम्बर के एपिसोड नंबर 29 पे और इसमें जानकी मेड्सफील्ड रिफाइनिंग कंप्लीट होने वाली है। अगर आप चीजों को मिस नहीं करना चाहते हो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। खैर उससे पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैं सोच रहा हूँ एक नई सीरीज को शुरू किया जाए, लेकिन एक दिन में एक एपिसोड से ज्यादा प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। इस वजह से अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें दोनों सीरीज को अल्टरनेट डेज पे चलाना पड़ेगा। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट्स में लिखे जरूर बताना, और हमें कौन सी सीरीज शुरू करनी चाहिए उसके रिगार्डिंग भी अपनी सजेशंस को शेयर कर सकते हो। चलो अब करते हैं पिछले एपिसोड का रिकैप। जब जियान स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे युआन पिल को रिफाइन करने का पहला अटेम्प्ट देता है तो उसके कल्डन के अंदर ब्लास्ट हो गया था। साफ तौर पे उसका पहला अटेम्प्ट फेल हो जाता है। बारी आती है दूसरे अटेम्प्ट की। इस बार जियान पूरी प्रिस्क्रिप्शन को एकदम थॉरो तरीके से पढ़ता है। फाइनली दूसरे राउंड की भी रिफाइनिंग शुरू हो जाती है। चीजें काफी समय तक सही चलती रही थी, लेकिन जब वो मेन इंग्रेडिएंट्स में पहले 3 इंग्रेडिएंट्स को रिफाइन करके उस ब्लड थर्स्टी ड्रैगन लेजर्ड के ब्लड एसेंस को रिफाइन करने के लिए आता है तो फिर काम फिर से खराब होना शुरू हो जाता है। एक्चुअली में 20 के ब्लड एसेंस के अंदर एक स्ट्रॉन्ग ड्रैगोनिक ब्लड लाइन छिपी हुई थी। जब वो जियान के फ्लेम के कांटेक्ट में आती है तो वो ड्रैगोनिक ब्लड लाइन जियान की फ्लेम का विरोध करने लगती है। ऐसा होने पर जियान सभी इंग्रेडिएंट्स को मिला नहीं पाता। उन 5 इंग्रेडिएंट्स में एक ड्रैगन ब्लड इमोर्टल वाइन भी होती है। ये जड़ी बूटी वहाँ पे जमती है जहाँ पे ड्रैगन का ब्लड इकट्ठा हुआ हो। एसेंस ब्लड के रिएक्शन की वजह से उस ड्रैगन ब्लड इमोर्टल वाइन के अंदर की ब्लड लाइन भी जग जाती है और ये एसेंस ब्लड की ब्लड लाइन से मिलके कर्लन के अंदर आतंक मचाना शुरू कर देते हैं। ये चीज जियान की सरदर्द बन गई थी। वो अलग अलग मेडिसिन हर्ब्स के साथ साथ अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ और भी कई चीजों का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसका इन दोनों ब्लड लाइंस के ऊपर बस नहीं चलता। अच्छी बात है कि समय रहते गोल्डन ड्रैगन किंग बीच में इंटरवीन करते हैं। जैसे उनके ड्रैगोनिक रोर की आवाज चारों तरफ फैलती है, कर्लन के अंदर की दोनों ब्लड लाइन पावर बीगी बिल्ली बन के अपने आप को ब्लड एसेंस और ड्रैगन ब्लड इमोर्टल वाइन के अंदर छिपा लेते हैं और यहाँ पे हो गई थी जियान की परेशानी खत्म। लेकिन भले ही जिन लोगों ने इस ब्लड लाइन को दबाने के लिए अपनी थोड़ी सी पावर का इस्तेमाल किया, उनकी रोर की आवाज बाहर तक पहुंची थी। बाहर यूरू, यूयू और बाकी के सभी लोग इस ड्रैगन रोर की वजह से अलर्ट हो जाते हैं, लेकिन यूयू सबको शांत करते हुए बोलते हैं ये रोर की आवाज उस ब्लड एसेंस के अंदर से आई होगी। लेकिन उस ऑरी को गायब होती हुए सेंस करके यूरू की टोली भी रिलीफ फील करती है। क्लियरली अब जियान का रास्ता आसान हो जाएगा। अब खैर इसमें कितनी सच्चाई है चलो हम जानते हैं इस एपिसोड में। अगर आप इंपॉर्टेंट डिटेल्स को मिस नहीं करना चाहते हो तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। जब इस चेम्बर के बाहर खड़े सभी लोग रिलैक्स करने लगे थे, जियान अपने दिमाग को फिर से डीप फोकस में ले जाता है। इस समय उसकी पूरी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उस कर्लन के अंदर चली गई थी। कर्लन के अंदर जो भी बदलाव हो रहे होते हैं वो जियान के परसेप्शन के अंदर थे। कर्लन के अंदर जियान की मिल्की व्हाइट फ्लेम एक मुट्ठी के बराबर की चीज को अपने अंदर लिए हुए थी। ये लिक्विड भले ही दूर से थोड़ा सा रंग बिरंगा लग रहा हो, असल में इसका कलर डार्क रेड होता है। इस डार्क रेड कलर के अंदर कई अलग अलग तरीके की पोटेंट एनर्जीज एक दूसरे से मर्ज हो रही होती है, लेकिन लिक्विड की ऐसी कामनेस को सेंस करके जियान के दिल को भी ठंडक पहुंचती है। पिछले कुछ चैलेंजेस के बाद ये प्रोसेस काफी ज्यादा स्टेबलाइज हो चुकी है। इस ग्रेजुअल प्रोसेस को देख के ऐसा लगता है कि जैसे वो मेडिसिन लिक्विड्स एक दूसरे से फ्यूज होंगे एक एम्ब्रियोनिक पिल जन्म लेगी, लेकिन ये प्रक्रिया तेज नहीं होने वाली। जियान के हिसाब से इसमें करीब 5 दिन का समय लगने वाला है, क्योंकि कर्लन के अंदर चीजें अपने आप हो रही थी। जियान अपनी आंखें बंद करके गहरी सांसें भरता है। उसने फ्लेम मंत्रा को एक्टिवेट कर दिया था, जिससे चारों तरफ की नेचुरल एनर्जी लगातार जियान के शरीर के अंदर ऑब्जॉर्व हो रही होती है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि जियान एक 2D लेवल का पावर हाउस है। उसके पास कई ऐसी एबिलिटीज हैं जिनके बारे में नॉर्मल दोजन या फिर दोशंग इमेजिन नहीं कर सकते। भले जियान अपनी एनर्जी को रिप्लेनिश कर रहा हो, उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ कर्लन के अंदर की हीट को अच्छे से कंट्रोल करके सभी मेडिसिन लिक्विड्स को अच्छे से फ्यूज होने में हेल्प कर रही होती है। अब बस जियान को शांति से इंतजार करना होता है। ऐसे शांति से भरे समय में 6 दिन फटाक से निकल जाते हैं। इन 6 दिनों के समय के दौरान जो भीड़ इस चेम्बर के बाहर इकट्ठी हुई होती है वो धीरे धीरे करके गायब हो जाती है। तब भी हर दिन जब लोग यहाँ से निकला करते थे उनकी नजरें एक बार इस चेम्बर की तरफ जरूर जाया करती थी, और जब वो चेम्बर के अंदर से उस फ्राइटनिंग स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को सेंस करते हैं इन सभी के दिलों में एक रिस्पेक्ट फैल जाती है। नॉर्मल सबऑर्डिनेट्स के पास बस इतनी जानकारी होती है कि इस चेम्बर के अंदर के इंसान को यू फैमिली हाउस के पेट्रियार्क ने इनवाइट किया है, और जिस तरीके की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को सेंस कर पा रहे हैं इस तोदी कॉन्टिनेंट में ऐसी रिस्पेक्ट तो बस एक एम्पर लेवल का अल्केमिस्ट ही कमांड कर सकता है। इन 6 दिनों में चेम्बर के अंदर से लगातार ड्रैगन रोज की आवाजें और एक्सप्लोजन सुनाई देते रहते हैं। अब लोग भी काफी ज्यादा क्यूरियस हो चुके थे कि इस एल्केमिस्ट को अपनी रिफाइनमेंट कंप्लीट करने में कितना और समय लगेगा, लेकिन इस पिल को रिफाइन करने में जैसी कॉम्प्लेक्सिटी और जैसे एफर्ट्स लग रहे हैं लोग एक बार फिर से समझ जाते हैं कि एक एम्पर रैंक की पिल आखिर इतनी ज्यादा वैल्यूएबल क्यों मानी जाती है। यूरू और बाकी के कुछ लोग लगातार इस जगह को चेक किया करते थे। ये उनकी एक हैबिट बन चुकी होती है। इन सभी के ऐसा करने के 2 रीजन थे। उसमें से पहला ये होता है कि अगर जियान के साथ कोई भी एक्सीडेंट होता है तो वो सही समय पे उसकी मदद कर पाए, और दूसरा रीजन ये था कि वो भी एक इंपीरियल लेवल की पिल का जन्म देखना चाहते थे। लेकिन जब चेम्बर के
अंदर घंटों घंटों तक कोई मूवमेंट नहीं होती। इन सभी को चुपचाप वापस लौटना पड़ता था। इन दोनों में जियान का और एकदम इथीरियल हो जाता है। उसकी प्रेजेंस इतनी ज्यादा कमजोर हो गई थी कि ऐसा लगता है जैसे वो निर्वाणा से गुजर रहा हो। बेसिकली निर्वाणा का मतलब हर एक डोंगो या फिर नोवेल में ये होता है कि कोई भी इंसान अपनी फ्लेम की राख में से अपने आप को और भी पावरफुल बना के उठता है। इसे बेसिकली फिनिक्स से जोड़ा जाता है, जैसे कहते हैं राइजिंग फ्रॉम द फ्लेम। बेसिकली अगर वो मर भी जाए तब भी वो अपनी फ्लेम की आखिरी चिंगारी में से दोबारा से जन्म ले लेती है। चलो लौटते हैं वापस टॉपिक पे। अगर यूयू के अनुभव की वजह से उन्हें ये मालूम नहीं होता कि जियान के साथ ऐसा उस हाई लेवल की मेडिसिन पिल की वजह से हो रहा है, तो शायद वो ऐसा समझने लगते कि जियान के साथ कोई एक्सीडेंट हो गया है। सीन वापस से चेम्बर के अंदर का दिखाया जाता है। ऑल्दो जियान अभी एकदम मेडिटेशन में लग रहा होता है, उसके कल्डन के अंदर की एक्टिविटी कम नहीं होती। कल्डन के अंदर से लगातार छोटे छोटे एक्सप्लोजन के साउंड्स बाहर आते रहते हैं। ऐसा होने पे उसकी पावरफुल सोल फोर्स कल्डन के अंदर के मेडिसिन मटेरियल्स को गाइड किया करती थी। अभी जियान का अपनी हैवी फ्लेम के ऊपर कंट्रोल इतना ज्यादा बढ़ चुका होता है कि फ्लेम हर मोमेंट पर अलग शेप को ले रही होती है। जैसे ही 6वां दिन निकलता है, ये 7वें दिन की सुबह की बात है। हम सूर्य की पहली किरण से उस चेम्बर को चमकते हुए देखते हैं। खिड़की से आने वाली इस वार्म लाइट की वजह से जियान की आंखें, जो कि पिछले 6 दिन से लगातार बंद होती हैं, वो फाइनली धीरे से खुल गई थी। इस सूर्य की रोशनी में उसकी काली आंखें एक अलग ही स्तर की कॉन्ट्रास्ट को दिखा रही थी। ऐसा लगता है जैसे सोने वाला शेर जाग चुका हो। इन पिछले 6 दिनों के समय में उसका ऑरा भी काफी सिग्निफिकेंट तरीके से रिफाइन हो चुका था। अगर इस रिफाइनमेंट से पहले जियान की स्ट्रेंथ 3 स्टार दोदी के पीक के अर्ली स्टेज पे होती है, तो वो 4 स्टार दोदी के पीक के किनारे पे आ चुका है। उसे 4 स्टार 2 एम्पर में एंटर करने के लिए बस हल्का सी कदम को आगे बढ़ाने की जरूरत है। जिस तरीके से पिछले रिट्रीट में जियान अपनी स्ट्रेंथ को रिस्टोर करता है, इस एल्केमी के राउंड में उसने फायदों को हासिल किया था। अपने अंदर फ्लो कर रही ऐसी एनर्जी को सेंस करके जियान एक बार सोच में पड़ गया था। ये बात सच है कि पिछले कुछ दिनों से जियान लगातार अपने एक्सट्रीम फोकस स्टेट में रहे, क्योंकि वो इस पिल रिफाइनमेंट में असफल होना अफोर्ड नहीं कर सकता था। जिन 5 मेडिसिन पावर्स को मिलाना एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड टास्क होता है, जियान ने उसे फ्लॉलेस तरीके से मैनेज किया था। इसमें कोई भी वेस्टेज नहीं होती। अगर कॉमन स्टैंडर्ड्स की बात करिए तो वो जिस गो 1 पे1 पिल को रिफाइन कर रहे हैं, उसके सक्सेसफुली रिफाइन होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं। ये प्रोसेस से सोल पावर पे भारी नहीं पड़ती, बल्कि इसमें कई तरीके की ब्लड एसेंस का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें ब्लड एसेंस के अंदर की ब्लड लाइंस एक दूसरे का विरोध करती हैं। नॉर्मली मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स के ऐसे कॉम्बिनेशन को बहुत ही कम रेसिपीज में देखा जाता है, और जब रिफाइनमेंट चल रही होती खतरनाक पिल की, तो इसमें किसी भी चीज को मिस करना पूरी रिफाइनमेंट को बर्बाद करने जैसा है। आखिरकार प्रिस्क्रिप्शन में जो भी आइटम्स लिखे होते हैं, उनके ऊपर काउंटलेस टाइम्स एक्सपेरिमेंट किया होता है। इस रीजन की वजह से अगर कोई एल्केमिस्ट बीच प्रोसेस में किसी भी इंग्रेडिएंट को बदलना चाहता है, तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट काम होगा। फाइनली जियान की नजर जाती कल्डन की तरफ, जिसमें फ्लेम्स के अंदर एक पर्पलिश रेड पिल मौजूद होती है। ये गो 1 पे1 पिल का एम्ब्रियोनिक फॉर्म था। इसे देख के जियान के चेहरे पे एक रिलीव्ड स्माइल आई थी। भले ही ड्रैगन की आंख जितनी बड़ी पर्पल रेड एम्ब्रियोनिक पिल बहुत ज्यादा देखने में अच्छी नहीं लग रही हो, लेकिन जियान इसके अंदर से खतरनाक लेवल की प्योर मेडिसिन एनर्जी को सेंस कर पा रहा था। ये पावर इतनी ज्यादा पोटेंट होती है कि अगर कोई इस चीज को कंज्यूम कर लेता है, तो उसका कल्टिवेशन टैलेंट और भी अच्छा हो जाएगा। जैसा कि दुनिया में कहा जाता है, किसी भी इंसान का कल्टिवेशन टैलेंट और उसका पोटेंशियल पहले से निर्धारित होता है। भले ही एक पत्थर की लकीर ना हो, लेकिन उस इंसान को कल्टिवेट करने में कितनी आसानी होने वाली है, इससे उसका कल्टिवेशन टैलेंट इन्फ्लुएंस करता है। किसी के भी एट्रीब्यूट्स को बढ़ाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल का काम होता है, लेकिन ये पिल जो कि एनर्जी के एसेंस को एनहांस करने के लिए डिजाइन करी गई है, वो उस चीज को अचीव कर सकती है। शायद तभी एम्पर रैंक की मेडिसिन पिल्स इतनी ज्यादा रेपुटेशन को पोजेस करती हैं। अब क्योंकि बेसिक पिल कंप्लीट हो चुकी होती है, अगला स्टेप होगा इस एम्ब्रियोनिक पिल को कंप्लीट करना। ये प्रक्रिया बहुत ही चुनौती भरी नहीं होती, क्योंकि वो सारे के सारे मेडिसिन लिक्विड्स और मेडिसिन पाउडर्स पहले से इस प्रोटोटाइप पिल में मिल चुके होते हैं। अगर ये आखिरी पड़ाव असफल भी हो जाता है, तब भी इस पिल को फेल नहीं कहा जाएगा। लेकिन क्योंकि जियान एक डेडिकेटेड एल्केमिस्ट होता है, वो हमेशा परफेक्शन के पीछे गया था। वो लास्ट स्टेप को स्किप नहीं करता। कल्डन के अंदर की मिल्की व्हाइट फ्लेम अपने टेम्परेचर को घटाने लगती है। ये एम्ब्रियोनिक पिल की कंप्लीशन प्रोसेस करीब 10 घंटे तक चली थी। जैसे ही प्रक्रिया खत्म होती है, वो पिल जिसकी सतह पे जगह जगह निशान थे, अब एकदम गोलाकार को ले चुकी होती है। इसका आकार हो गया था किसी अंगूठे के बराबर का, और इस पे कई पर्पल रेड पैटर्न्स देखे जा सकते हैं। पिल की सरफेस पे टाइची डायग्राम जैसी चीज छपी हुई थी। इसे देख के ऐसा लगता है जैसे ये चीज जिंदा हो। जैसे ही पिल फॉर्मेशन खत्म हुई थी, यू फैमिली हाउस के ऊपर का आसमान एकदम डार्क होने लगता है। बहुत ही तेज से हैवी क्लाउड्स इकट्ठे हुए थे, और इनके अंदर वो सिल्वरी लाइट डांस कर रही होती है। अचानक से हुए से बदलाव की वजह से ऐसा लगता है जैसे पूरा यू फैमिली हाउस एकदम थम गया हो। सभी की आंखें ऊपर की तरफ देखती हैं, जहाँ पे भारी भारी बादल इकट्ठे हो रहे थे। फिर इन सभी का ध्यान जाता है उस चेम्बर पे, जो कि पिछले कई दिनों से सबका फोकस ऑफ अटेंशन बन चुका है। इस समय चेम्बर के ऊपर हवा में एक व्यक्ति अपने दोनों हाथों को पीछे करके खड़ा हुआ होता है। ये शैडोई फिगर अपनी काम एक्सप्रेशन के साथ आसमान के उन काले बादलों को देख रहा था। ये सीन कोई
सेकंड्स पहले का होता है। हम एक शांत से हॉल में कई लोगों को हंसते खेलते देखते हैं, लेकिन इनके बीच में बैठी यूरू कुछ खास कोशिश दिखाई नहीं दे रही थी। उसके चेहरे पे फ्रस्ट्रेशन क्लियरली शो होता है। अपने अंदर की एंजाइटी को और न संभाल पाने की वजह से यूरू कहती है उसे उस चेम्बर के अंदर गए हुए कितना समय हो चुका है, वो अभी तक बाहर क्यों नहीं आया। उसके फादर यूयू जो कि पीले रंग की किताब को पढ़ रहे होते हैं, उसे नीचे करके बोलते हैं एल्केमी समय लेती है, हम इसमें जल्दबाजी नहीं कर सकते हैं। उनका ध्यान जाता है उस चेम्बर की तरफ। वो कहते हैं तुम बस थोड़ा सा और इंतजार करो, रिफाइनमेंट खत्म होने वाली होगी। ये सुन के यूरो अपना मुंह फुला के बोलती है फादर आप इस बात को 10 बार बोल चुके हो, बस उसके मुंह से शब्द बाहर ही आए थे। ये पूरा रूम एकदम ट्रेम्बल होता है। अचानक से फैली फ्रेग्रेंस और आसमान में थंडरस रंबलिंग की आवाज इन दोनों को स्टार्टल्ड कर देती है। दोनों बाप बेटी की नजरें गई थी उस चेम्बर की तरफ। इस समय चेम्बर के अंदर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ्लक्चुएशंस एमिट हो रही होती हैं। यूयू जिनका चेहरा खुशी से भर चुका था, वो कहते हैं लगता है जियान सफल होने वाला है। भले वो खुद एक एल्केमिस्ट ना हो, लेकिन इस नेचुरल फिनोमेना को कई बार एक्सपीरियंस करने के बाद उसे अच्छे से पहचानने लगे थे। जब उनका ध्यान जाता है आसमान के डार्क क्लाउड्स पे, उनकी आंखों में एक अलग सी थ्रिल दिखाई देने लगती है। वो खुद से कहते हैं कि इंपीरियल लेवल की पिल क्या जियान सच में सक्सेसफुल हो गया है। फाइनली वो बगल में बैठी यूरो को सीरियस आवाज में चेतावनी देते हुए बोलते हैं तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहना होगा, याद रखना कोई भी जान को डिस्टर्ब न कर पाए। हमारी चिंगसन सिटी कई पावरफुल लोगों से भरी हुई है, लोग इतने बड़ी कमोशन को जरूर नोटिस करेंगे। इससे पहले यूयू और कुछ भी बोल पाते हैं, उस चेम्बर के अंदर की एनर्जी फ्लक्चुएशंस एकदम टेरिफाइंग लेवल पे चली जाती हैं। फिर अचानक से बूम की आवाज के साथ एक इंटेंस एनर्जी बीम उस चेम्बर की छत को तोड़ के ऊपर चली जाती है। ऐसा लगता है ये आसमान से कनेक्ट होना चाहती हो। इस लाइट बीम को देख के एक बार यूयू के एक्सप्रेशंस भी चेंज हो गए थे। वो वॉइस रिकॉर्ड के बोलते हैं आखिर जियान कैसी पिल को रिफाइन कर रहा है। उसकी एक्टिविटी डेफिनेटली चिंगचेन सिटी के सभी पावरफुल लोगों के ध्यान को आकर्षित करने वाली है। हालात की गहराइयों को एहसास करके यूरू के चेहरे पे भी सीरियसनेस दिखाई देने लगती है। वो कहती है फादर अब यूयू कुछ सोच रहे होते हैं। हम उनकी आंखों में कोड लाइट को फ्लैश होते हुए देखते हैं। वो कहते हैं उस डार्क डिजीज के बाद लोगों ने बहुत समय से मुझे देखा नहीं है, लगता है मुझे इस बार अपने आप को शो करके उन ओल्ड मॉन्स्टर्स को दूर रखना होगा। ऐसी एनर्जी फ्लक्चुएशंस 4 स्टार 2 एम्पर या फिर उससे लेवल के पावर हाउस को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाली हैं। अगर उनमें से कोई भी बीच में इंटरफेयर करने का डिसाइड करता है तो जान के लिए बहुत ही बड़ा डिजास्टर साबित हो सकता है। ये कहने के बाद यूयू का फिगर अचानक से डिस्टॉर्ट होने लगता है। वो इस जगह से गायब होके यू फैमिली हाउस के छत के आसमान में अपीयर होते हैं। उनकी वो डिफरेंट आंखें इस सिटी के चारों तरफ घूमती हैं और जैसा कि यूयू और यूरो ने सोचा था, जैसे ही चेम्बर में से शूट होने वाली लाइट बीम आसमान की तरफ जाती है, इसे कई लोग नोटिस कर लेते हैं। इस लाइट बीम के अंदर की प्योर एनर्जी को सेंस करके उस एक्लूजन में गए हुए ओल्ड मॉन्स्टर्स भी फाइनली अपनी आंखें खोल लेते हैं। कुछ ही मिनट्स के अंदर यू फैमिली के हाउस के आसपास कई पावरफुल प्रेजेंसेस इकट्ठी हो जाती हैं। भीड़ के इकट्ठे होने के बाद जब लोग इस लाइट बीम को ध्यान से देखते हैं, ये सब उसके सोर्स के बारे में तुरंत ही जान गए थे। लोगों के बीच में हड़कंप कट जाता है। सीन शिफ्ट हुआ था, हम देखते हैं एल्केमिस्ट एसोसिएशन को। इस समय एक ओल्ड फिगर हॉल की छत के ऊपर खड़ा होता है। ये सफेद बालों वाला बुड्ढा उस लाइट बीम को देख के बोलता है ये डेफिनेटली जियान है। लगता है पिछले कुछ दिनों में जियान की स्किल्स काफी इंप्रूव हो चुके हैं। सीन फिर से चेंज हुआ था। एक बंदा कहता है इस लाइट बीम से मेडिसिन पिल की स्मेल आ रही है। लगता है उसके कमरे में कोई न कोई हाई ग्रेड की पिल को रिफाइन कर रहा है। थोड़ी दूर खड़ा एक मिडिल एज मैन बोलता है ऐसे डिस्टर्बेंस को कोई नॉर्मल हाई लेवल की पिल क्रिएट नहीं कर सकती है जब तक वो इंपीरियल लेवल की पिल ना हो। क्या एल्केमिस्ट एसोसिएशन के बाहर वो इसे रिफाइन कर रहे हैं? जैसे जैसे एक्सपर्ट्स के नंबर्स और भी बढ़ते जा रहे थे, इनकी बुनबुनाने की आवाजें और भी तेज होती जाती हैं। इस पल कई एक्सपर्ट्स की आंखों में इस लाइट बीम को देख के लालच भर गया होता है। एक मेडिसिन पिल जो कि इतने बड़े डिस्टर्बेंस को क्रिएट कर सके, वो कोई ऑर्डिनरी क्रिएशन नहीं हो सकता। वैसे सुशिंग की आवाजें सुनाई देती हैं। आसमान में और भी कई फिगर्स अपीयर होने लगते हैं। इस एनर्जी बीम को पास से देख के इनकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई थी। हमारा ध्यान गया था एक गंजे से आदमी पे जो कि 10-15 लोगों के आगे खड़ा होता है। वो इस लाइट बीम को देख के बोलता है मैंने सोचा नहीं था कि चिंगचन सिटी में ऐसा मास्टर एल्केमिस्ट मौजूद होगा। आई वंडर ऐसे रिफाइनिंग स्किल्स किसके पास होंगी। इस गंजे आदमी के बगल में जो बंदा खड़ा होता है, इसने भी एल्केमिस्ट की रोब पहन के रखी थी। वो सोलम आवाज के साथ नोट करके बोलता है हाँ, और इस लाइट बीम को देख के ऐसा लगता है जैसे इस पिल का लेवल 9th ग्रेड तक जा रहा हो। ऐसी पिल को रिफाइन करना तो मेरी भी बस की बात नहीं है। ये सुनते सुनते उस गंजे आदमी की नजरें आसमान में फ्लोट कर रहे एक आदमी के ऊपर जाती हैं। हम तुरंत ही उस गंजे आदमी को बहुत सिकोड़ते हुए देखते हैं। न जाने क्यों, लेकिन उसे हवा में फ्लोट कर इस इंसान से एक डेंजर फील हो रहा था। पहले गंजे आदमी वो म्यूलर होता है। उसके जासूसों के हिसाब से जियान अभी यू फैमिली हाउस में रह रहा है। म्यूलर कहता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्या यू फैमिली हेड भी अपीयर होने वाले हैं? लगता है जियान को सबक सिखाने में परेशानी होने वाली है। जब से रियून्स के अंदर जियान ने मिलर को हराया था, तब से मिलर जियान से दुश्मनी मान बैठा है। उसके बाद जब सफेद कपड़ों वाली गार्डियन ने सभी को हॉल से बाहर निकाल दिया था, तो मिलर का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तब से मिलर और उसके फादर जियान से बदला लेने का षड्यंत्र रच रहे थे। थोड़ी दूरी पे एक ग्रे रोड ओल्ड मैन खड़ा होता है। वो अपनी इंडिफरेंट आवाज में कहता है हम एल्केमिस्ट के साथ ऐसे भी खत्म
खत्म कर देंगे, लेकिन मैं उस एल्केमिस्ट के बारे में जानने में और भी ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। इस लेवल की पिल्स को रिफाइन करना, मुझे लगता है एल्केमिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बाइसू के पास भी ऐसी स्किल्स मौजूद नहीं है। आखिर इस कैलिबर के एल्केमिस्ट को चिंगचन सिटी कैसे प्रोड्यूस कर सकती है, लेकिन क्योंकि उसने ऐसी जगह पे ऐसी पिल को रिफाइन करने की हिम्मत करी, अगर उसे इस समय डिस्टर्ब कर दिया जाता है तो सिर्फ इसे पिल ही डिस्ट्रॉय नहीं होने वाली, बल्कि बैकलैश से एल्केमिस्ट की जान भी जा सकती है। हमें मालूम पड़ता है कि मिलर का फादर था। मिलर कहता है, फादर तो आप क्या कहना चाहते हो? एक एल्केमिस्ट की सोल सच में काफी ज्यादा पावरफुल होती है। इससे पहले उसके फादर रिप्लाई भी कर पाते, यू फैमिली हाउस की छत के आसमान से यू का फिगर और भी ऊपर राइज होता है। उनकी वो इंडिफरेंट आंखें सभी को स्कैन करती हैं। सभी पावरफुल एक्सपर्ट सेंस कर पाते हैं कि वो आंखें केक करके सभी की ओर पॉज हुई थी। फाइनली बैंग आवाज के साथ यू का 5 स्टार 2 एम्पर का ऑरा चारों तरफ फैलता है। वो कहते हैं जो भी यू फैमिली हाउस के 100 मीटर के दायरे में एंटर करेगा उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। ऐसे टेरिफाइंग प्रेशर को सेंस करके कई एक्सपर्ट्स के एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे। वो ग्रे कपड़ों वाला बंदा जो कि मिलर का फादर होता है, यू को देख के उसका चेहरा सोलम हो जाता है। वो कहता है अब चीजें काफी ट्रबलसम होने वाली हैं। बूम 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 की आवाज के साथ यू फैमिली कंपाउंड के ऊपर लगातार काले बादल इकट्ठे होते जा रहे थे। बहुत जल्दी नीचे एक अंधकार छा जाता है। ऊपर एक थंडर क्लाउड्स हड़कंप मचा रहे होते हैं और उससे थोड़ा सा नीचे यू का पावरफुल ऑरा लोगों को सफोकेट कर रहा था। ऐसे ओवरवेलमिंग प्रेशर को सेंस करके नीचे लोगों के चेहरों पर शॉक और फियर दिखाई देता है। एक बंदा जिसके पूरे शरीर में चिल फैल गई होती है, वो डरी हुई आवाज में कहता है, एक 5 स्टार दो दी एक्सपर्ट। देखते ही देखते क्राउड पीछे हटने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे इन सभी के दिलों को एक डरावने हाथ ने अपने गिरफ्त में ले लिया हो। वो ग्रे क्लोथ मैन जो कभी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, इस समय उसके चेहरे पे भी स्टन्ड एक्सप्रेशन आ चुका होता है। वो कहता है, सब मखन्ना, मैं तो सुन रहा था कि सोल्डमैन की इंजरीज हील नहीं हो सकती, लेकिन ये एक रियल 5 स्टार 2 एम्परर है। चिंगचन सिटी के साथ साथ आसपास के सिटीज के एक्सपर्ट भी अच्छे से जानते थे कि यू फैमिली के हेड की सीरियस इंजरी की वजह से यू फैमिली एक बड़े खतरे में, और यही रीजन होता है जिसकी वजह से ग्रे कपड़े वाला बंदा जो कि मिलर का बाप होता है, वो अपनी टोली को लेकर जियान को टारगेट करने के लिए यू फैमिली हाउस आ जाता है। लेकिन अब क्योंकि उसे मालूम पड़ रहा है कि यू फैमिली हेड की पूरी स्ट्रेंथ रिस्टोर हो चुकी है, न चाहते हुए भी उसके भी कदम पीछे हटने लगते हैं। आखिर मिलर का फादर जो कि म्यू फैमिली का हेड होता है, उसकी स्ट्रेंथ 4 स्टार 2 डी के लेट स्टेज पे ही थी। जब इस म्यू फैमिली हेड के दिमाग में अलग अलग विचार आ रहे होते हैं, यू की किलिंग इंटेंट से भरी आंखें इसके ऊपर फोकस होती है। तुरंत ही ग्रे क्लोथ मैन के एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं। उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे उसका पूरा शरीर ठंडा हो चुका हो। यू कहते हैं, तुम सभी के पास बस 10 सेकंड का समय। भले वो फैमिली के अंदर म्यू फैमिली वो हुआन की फैमिली से कंपेरेबल ना हो, तब भी उन्हें कोई इस तरीके से कमांड नहीं कर सकता है। इस वजह से मिलर जो कि हमेशा से ही घमंडी रहा है, उसे यू की धमकी के सामने भी ऐसा लग रहा था कि वो अपनी फादर की स्टैंड पर रिलाई करते हुए अभी पीछे हटने की जरूरत नहीं है। यू की आंखों के कोल्ड किलिंग इंटेंट को सेंस करके वो ग्रे क्लोथ मैन एक हल्की सी आवाज में कहता है, हम हाल फिलहाल के लिए पीछे हट जाते हैं। सबसे पहले हमें जियान को लोकेट करना होगा। इस समय फालतू में लड़ने का कोई मतलब नहीं है। एक 5 स्टार 2 दी एक्सपर्ट से दुश्मनी लेना ये हमारे लिए भी डिजास्टर जैसा होगा। मिलर थोड़ा सा हेस्टेट करने के बाद फाइनली नोट कर देता है। उसके एक इशारे से उसके बंदे पीछे जाने लगे थे। पीछे जाते जाते मिलर की नजरें आसमान में फ्लोट कर रहे यू के ऊपर जाती हैं। वो मन ही मन में कहता है, एक 5 स्टार 2 दी एक्सपर्ट, इससे मेरे फादर भी ऑफेंड नहीं करना चाहते। जब चारों तरफ इकट्ठे हुए लोग ये देखते हैं कि म्यू फैमिली को किस तरीके से पीछे हटना पड़ रहा है, इन सभी की आंखों में एक रिस्पेक्ट राइज होती है। सच में एक 5 स्टार 2 दी पावर हाउस अपने एक वेट को रखता है। यू फैमिली कंपाउंड की तरफ घूरते हुए मिलर जहरीली आवाज में कहता है, जियान तुम्हें मेरे हाथों से कोई बचा नहीं पाएगा। आसमान के इस अनयूजुअल फिनोमेना को यू फैमिली के एक्सपर्ट सीरियसली लेने लगते हैं। अगले पल में कई विंड रशिंग साउंड सुनाई देती हैं। एक एक करके कई एक्सपर्ट यू के पीछे अपीयर हो जाते हैं। इन सभी की आंखें ऊपर के काले बादलों को देख रही थी। आसमान के उन थंडर क्लाउड्स में उन सिल्वरी लाइटनिंग स्नेक्स को देख के यू कहते हैं, पिल लाइटनिंग। उनके बगल में यूरू और थर्ड एल्डर जिन्होंने जान के लिए मेरे हब्स को इकट्ठा किया होता है, वो मौजूद होते हैं। भले इन एल्डर्स की स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा अच्छी हो, तब भी उन्हें इस ट्रिब्यूलेशन लाइटिंग से काफी खतरा महसूस हो रहा था। उन काले बादलों को और भयानक अवतार लेते हुए देख यू कहते हैं, एल्डर्स ग्रैंड फॉर्मेशन को तैयार किया जाए। अगर पिल लाइटनिंग हमारे कंपाउंड को निशाना बनाती है तो हमें एक्शन तुरंत लेना होगा। यू की कमांड को एल्डर्स तुरंत ही मानते हैं, क्योंकि समय को बर्बाद करने का उनके पास समय नहीं होता। ये फ्लैश होके आसमान से फिर से गायब हो गए थे। अगली बार हम इन सभी एल्डर्स को यू फैमिली हाउस के अलग अलग पॉइंट्स पे देख सकते हैं। बूम बूम की आवाज के साथ इन सभी के शरीरों में से ओरेंजी इरप्ट होती है। उनके बॉडी से बाहर आई ऊर्जा एक दूसरे में जुड़ के कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को बना लेती है। यू फिर से कमांडिंग आवाज में कहते हैं, यू फैमिली के सारे मेंबर्स तुरंत ही फ्रंट यार्ड जाओ, कोई भी खुले में नहीं दिखना चाहिए। आसमान के इन काले बादलों को लेकर सभी के दिमाग में चाहे कितनी भी क्यूरियोसिटी हो, लेकिन कोई भी यू के ऑर्डर्स को इग्नोर नहीं करता। ये सभी तेजी से फ्रंट यार्ड में इकट्ठे होते हैं। इस जगह से उन थंडर क्लाउड्स को देखा जा सकता था, जो कि धीरे धीरे करके और भी टेरिफाइंग होते जा रहे थे। आसमान में खड़े यू एक गहरी
गहरी सांस को छोड़ के बगल में खड़ी यूरू से एक्सप्लेन करते हुए बोलते हैं, कुछ हाई ग्रेड की मेडिसिन पिल्स कंप्लीट होने के बाद ऐसे नेचुरल फिनोमेना को आकर्षित करती हैं। इन्हें पिल ट्रिबुलेशन बोला जाता है। भले ही मैंने कई टॉप टियर की पिल ट्रिबुलेशन देखी हो, लेकिन अब तक मैंने जान की इस जैसी पावरफुल ट्रिबुलेशन को नहीं देखा है। थर्ड एल्डर का ध्यान जाता है उस यंग मैन पे जो कि चेम्बर की फूटी हुई छत के ऊपर फ्लोट कर रहा होता है। वो यूयू से पूछते हैं, पेट्रियार्क, क्या आपको ऐसा लगता है कि जैनिस पिल ट्रिबुलेशन का सामना कर पाएगा? इस पे यूयू के चेहरे पे भी हिचकिचाहट दिखाई देती है। वो कहते हैं, मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ। इससे पहले मैंने जिन पिल लाइटिंग ट्रिबुलेशन को देखा है उसका सामना करने के लिए पहले से ही कम 3 फाइटर्स तैयार होते हैं और इन एक्सपर्ट्स की स्ट्रेंथ कम से कम 4 स्टार 2D के लेवल की होती है। वहीं पे जियान की पिल ट्रिबुलेशन और भी पावरफुल दिख रही है। मुझे लगता है अगर जियान इसे अकेले ही संभालना चाहता है तो उसे काफी ज्यादा परेशानी होने वाली है। अपने पिता की ऐसी बात को सुन के यूरू की आंखों में एक डिटर्मिनेशन की लाइट फ्लैश हुई थी। धीरे धीरे करके उसके शरीर की ओरिजिनची उसके बेस में दौड़ने लगी थी। साफ तौर पे यूरू किसी भी समय एक्शन लेने के लिए तैयार है। यूरू के ऐसे एक्शन यूयू की आंखों से छिपते नहीं है। अपनी बेटी को एक बार गहराई से देखने के बाद वो साय करते हैं। यूयू कहते हैं, तैयार रहो, अगर चीजें खराब रहती हैं तो हम साथ में एक्शन लेंगे। भले हम इस पूरी पिल लाइटिंग को रोक न सके, लेकिन हम साथ में मिलकर कम से कम जियान के कुछ प्रेशर को बांट सकते हैं। ये सुन के यूरू का चेहरा खिल जाता है। वो कहती है, फादर थर्ड एल्डर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो जानती थी कि भले जियान ने उसके फादर को हील किया हो, लेकिन तब भी उसके फादर जियान को उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं क्योंकि वो जियान और उसके बीच में रिलेशन अच्छे रखना चाहते हैं। जब इनके बीच में बातचीत चल रही होती है, आसमान के वो काले बादल विगल करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ऑप्रेसिव एटमॉस्फेयर को दूर खड़े लोग भी महसूस कर पा रहे थे। सीन शिफ्ट होता है जियान की तरफ। भले इस समय टेरिफाइंग थंडर क्लाउड्स को देख के और उनके चेहरों पर फियर दिखाई दे रहा हो, जियान का चेहरा एकदम शांत रहता है। ये मामला बस 2 सेकंड तक और चल रहा था, तभी सिजल की आवाज के साथ एक काले रंग का थंडरबोल्ट उन बादलों को चीर के नीचे शूट हो जाता है। जब जियान की आंखों में बिजली चमकती है, हम उसके चेहरे पे एक मुस्कान की चमकान को आते हुए देखते हैं। ये रूह कहती है, जियान की पुरानी रिफायरमेंट से इस पिल ट्रिबुलेशन की पावर इतनी ज्यादा क्यों लग रही है? जब जियान ने एल्केमिस्ट एसोसिएशन में अपना एम्पर असेसमेंट टेस्ट दिया था, तब की पिल लाइटिंग ट्रिबुलेशन भी इतनी ज्यादा खतरनाक नहीं थी। इस दुनिया में हाई लेवल के एल्केमिस्ट को काफी ज्यादा रिस्पेक्ट और फेम दिया जाता है। सारे एल्केमिस्ट का सपना होता है कि वो एक दिन ऐसी पावरफुल पिल लाइटिंग ट्रिबुलेशन को समन कर सके। अगर जियान के पर्सपेक्टिव से बात करी है तो ऐसे टेरिफाइंग सीन को भी जियान ने आज से पहले एक्सपीरियंस नहीं किया। शायद ऐसा उसकी बढ़ी हुई स्ट्रेंथ की वजह से हो रहा है। जब पिल कल्डरन से बाहर आने वाली फ्लक्चुएशन और भी इंटेंसिफाई होती है, अचानक से सभी के कानों में तेज बादलों की गड़गड़ाने की आवाजें आती हैं। अचानक से जगह को डार्कनेस ढक लेती है। इस बार आसमान में काले बादलों की ऐसी लेयर फैली थी जिसने रोशनी को अपने अंदर सोख लिया होता है। उस पहली थंडरस रंबल आवाज के बाद आसमान के वो थंडर क्लाउड्स एकदम शांत हो जाते हैं। पर ऐसी डेंस डार्कनेस से भरे थंडर क्लाउड्स को देख के लोगों की रूहें कांप रही थी। इस समय यू फैमिली के एक्सपीरियंस्ड एल्केमिस्ट के चेहरे पे भी एक अलग ही स्तर का एक्साइटमेंट दिखा जा सकता था। वो कहते हैं, पावरफुल 8th या फिर 9th ग्रेड की मेडिसिन पिल्स भी इतनी पावरफुल थंडर ट्रिबुलेशन को अपनी तरफ समन नहीं करती हैं। क्या जियान ने सच में एक इंपीरियल लेवल की पिल को रिफाइन किया है? स्टोरी रिंग के अंदर से जिनलोंग भी इस पिल लाइटिंग ट्रिबुलेशन को देख रहे होते हैं। वो जियान से कहते हैं, ये मिस्टीरियस डीमन थंडर ट्रिबुलेशन है। मिस्टीरियस डीमन थंडर ट्रिबुलेशन सबसे पावरफुल पिल ट्रिबुलेशन में से एक होती है। इसकी पावर को 4 स्टार 2 एम्पर भी हैंडल नहीं कर सकते हैं। हालांकि जियान ने इससे पहले भी ब्लैक डीमन लाइटिंग को समन किया होता है, लेकिन मिस्टीरियस डीमन लाइटिंग उन सभी को सरपास कर चुकी थी। वो ब्लैक थंडर क्लाउड्स कुछ और समय के लिए विगल करते हैं, फिर इनके बीच में काले रंग का वोर्टेक्स बना था। एक इंसान के जितना मोटा थंडरबोल्ट उस स्पेस को चीरते हुए जियान की तरफ आगे बढ़ जाता है। इसमें से डेंजर को सेंस करके जियान ने चुटकी बजाई दी। वो गोल्डन डीमन पपेट जो कि काफी समय से दिखाई नहीं दिया, एक फ्लैश में जियान के सर के ऊपर अपीयर होता है। बिना हेजिटेशन के वो थंडरबोल्ट की तरफ आगे बढ़ जाता है। नेक्स्ट मोमेंट में बैंग साउंड के साथ दोनों एक दूसरे से टकरा गए थे। इस ब्लैक लाइटिंग की वजह से गोल्डन डीमन पपेट, जिसकी त्वचा बहुत ही ज्यादा सख्त हो चुकी होती है, वो तुरंत ही डिसइंटीग्रेट होकर पाउडर में बदलने लगती है। इसे देख के जियान रियलाइज करता है कि पपेट इस ब्लैक थंडर लाइटिंग को ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा और अगर चीजें ऐसी चलती रहती है तो हो सकता है कि गोल्डन डीमन पपेट पूरी तरीके से खराब हो जाए। इसके बारे में सोच के जियान ने एक गहरी सांस भरी थी। जैसे उसका एक कदम आगे बढ़ा था, जियान की बॉडी से फ्लेम्स इरप्ट होती है। जियान की फिस्ट के ऊपर टेरिफाइंग एनर्जी इकट्ठी हो चुकी थी। वो इसे लाइटिंग की तरफ आगे बढ़ाती हुए बोलता है, चलो आज मैं जियान ये देखना चाहता हूँ कि मिस्टीरियस डीमन लाइटिंग कैसे पावर को पोजेस करती है। आसमान में जियान की फिस्ट, जिसे टेरिफाइंग एनर्जी फ्लक्चुएशन ने सराउंड करके रखा था, वो बैंग की आवाज के साथ उस ब्लैक लाइटिंग बोल से टकरा जाती है। ऐसी डिस्ट्रक्टिव पावर की वजह से हम दोनों के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से चारों तरफ के स्पेस को शीशे की तरह टूटते हुए देखते हैं। भले जियान ने इस लाइटिंग बोल्ट का सामना कर लिया हो, लेकिन इसकी बैकलैश की वजह से जियान वापस से चेम्बर की छत से टकराया था। हम जियान को खांसते हुए धूल मिट्टी में से उड़ते हुए देखते हैं। वो कहता है, मिस्टीरियस डीमन लाइटिंग सच में अपनी रेपुटेशन को डिजर्व करती है। भले ही दोनों के बीच की टकरावट काफी सिंपल लग रही हो, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं होता
है। इस मिस्टीरियस डीमन लाइटिंग के अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेटिंग पावर होती है। भले ही जियान की शरीर की सुरक्षा हेवी फ्लेम कर रही हो, तब भी जियान अपने अंदर कई लाइटिंग बोल्ट्स को फील कर पाता है। वो जगह जहाँ पे नमिंग सेंसेशन को फील करता है। साफ तौर पे स्क्लैच में जियान रेस एडवांटेज में रहा है। दूर खड़े यूयू जियान की कंडीशन को तुरंत ही सेंस करते हैं। वो आगे बढ़ के जियान की हेल्प करने वाले थे, तभी चारों तरफ छिपे हुए पावरफुल इंडिविजुअल्स अपने अपने औरों को रिलीज करके यूयू को वहीं पर रोक लेते हैं। इन लालची लोगों को इस तरीके से बर्ताव करते हुए देख यूयू का एक्सप्रेशन कोल्ड हो गया था। उन्होंने भी इस मिस्टीरियस थंडर के बारे में सुना होता है। इसे एल्केमिस्ट किलर कहा जाता है, लेकिन अब जब इसे अपनी आंखों से देख रहे हैं, ये पिल लाइटिंग असलियत में और ज्यादा डरावनी लग रही थी। वहीं पे अगर बात करें यू फैमिली के एल्डर्स की, तो उनके चेहरे पे डर के साथ साथ अमेजमेंट भी दिखाई दे रही थी। आखिरकार ऐसी चीजें रोज रोज देखने को नहीं मिलती। तभी आसमान से एक और बूम की आवाज आती है। ऐसा लगता है जैसे बादलों के बीच में एक टेरिफाइंग स्टॉर्म बन गया हो। जिस एरिया पे वो लाइटिंग डांस कर रही होती है, उसके नीचे का स्पेस भी एकदम टूट रहा था। आसमान को ऐसे डार्क होते हुए देख कई लोगों के एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे कई एक्सपर्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी उम्र कई 100 सालों से ज्यादा हो चुकी होती है, लेकिन तभी अपने लाइफ टाइम में इन सभी ने ऐसी भयानक पिल ट्रिबुलेशन को कभी नहीं देखा। अगर उस तूफान की चपेट में वो आ जाते हैं, तो वे शायद 2 ही सेकंड के अंदर इनकी सोल पूरी तरह से बिखर जाएंगे। आसमान के उस सीन को देख के एल्डर बड़बड़ाते हुए बोलता है वो जियान एक्चुअली मिस्टीरियस थंडर का सामना करने की हिम्मत कर रहा है। एक और एल्डर कहता है मुझे लगता है इस मिस्टीरियस थंडर की पावर एक पीक 4 स्टार 2 एम्परर की होगी। वो थर्ड एल्डर जिन्होंने सिंपल कपड़े पहन के रखे थे, वो आसमान को देख एक चिंता से भरी आवाज में कहते हैं जियान की स्ट्रेंथ 3 स्टार 2 एम्परर के पीक की है। भले वो एक मिस्टीरियस लाइटिंग थंडर का सामना कर पाए, लेकिन इस पूरी ट्रिबुलेशन को झेल पाना उसके लिए ही बहुत ज्यादा कठिन होने वाला है। जब आसपास के एल्डर्स को मालूम पड़ता है कि जियान की स्ट्रेंथ 3 स्टार 2 एम्परर के पीक की है, वो भी शॉक हो गए थे। हालांकि वो इस चीज को एंटिसिपेट कर पा रहे थे, लेकिन जब थर्ड एल्डर ने इसे कंफर्म कर दिया, लोगों को इसके ऊपर भरोसा करने में परेशानी होती है। आखिरकार इन सभी बुड्ढों को इस लेवल तक पहुंचने में कई 100 सालों का समय लग गया है। लेकिन जियान इतनी यंग एज में सिर्फ एक हाई लेवल का एल्केमिस्ट ही नहीं है, बल्कि उसकी स्ट्रेंथ भी 3 स्टार 2 एम्परर के पीक पे पहुंच चुकी है। ऐसी अचीवमेंट्स के सामने इन सभी का चुल्लू और पानी में डूबने का मन होता है। एल्केमिस्ट एसोसिएशन के अंदर वो छत पे खड़ा व्हाइट हेयर ओल्ड मैन इन टेरिफाइंग थंडर क्लाउड्स को देख के हंसने लगता है। वो हंस के बोलता है ही ये लड़का सच में सरप्राइज से भरा हुआ है। आखिर किसने सोचा था कि जॉन मूली के लेवल के थंडर क्लाउड को आकर्षित कर लेगा। पीछे से कोई डिसबिलीव भरी आवाज में कहता है कि ये सच में जियान है। सीन शिफ्ट हुआ था, हम देखते हैं उस मिलर को। इस समय उसके चेहरे के हाव भी काफी खराब होते हैं। वो कहता है समा खन्ना, जियान इतने हाई लेवल की मेडिसिन बिल को कैसे रिफाइन कर सकता है। सीन वापस से जियान के पास जाता है। बादलों में बन रहे उस तूफान को देख के जियान की आंखें भी फ्लिकर होने लगी थी। वो ब्लैक लाइटिंग उसे खराब फीलिंग दे रही है। बादलों के थंडरबोल्ट्स और भी इंटेंस होते जाते हैं। कुछ लोग तो इस ऑपरेसिव प्रेशर के सामने अपने दिमागी संतुलन को खो देते हैं। ये खून की उल्टी के साथ बेहोश हो जाते हैं। ऐसा मामला कुछ और समय तक आगे चलता है। आसमान के उस डार्क वोर्टेक्स में से एक आधा फुट चौड़ा थंडरबोल्ट फिर से नीचे आता है। इसकी रंबलिंग साउंड की वजह से लोगों के कानों में घंटियां बजने लगी थी। ये काले रंग का थंडरबोल्ट एक जायंट ब्लैक पाइथन की तरह लग रहा था। इसकी आंखें लॉक होती हैं जियान के ऊपर और इसके मुंह से हिसिंग साउंड बाहर आती है। फिर अचानक से एक झटके के बाद वो उस जगह से गायब हो जाता है। अगली बार वो आधी दूरी पे अपीयर होता है। साफ तौर पे नीचे जियान को टारगेट कर रहा है। भले ही पिल लाइटिंग से बना हुआ ब्लैक पाइथन जियान को भी खतरनाक लेवल का प्रेशर दे रहा हो, उसकी आंखें डिटर्मिनेशन से भर गई थी। चिंग युआन को जगाने के लिए वो इस समय बिल्कुल पीछे नहीं हट सकता है। जैसे जियान अपने सीधे हाथ को खोलता है, हम एक मैसिव एंशिएंट रूलर को वहाँ पे अपीयर होते हुए देखते हैं। अटैक का नाम था फ्लेम डिवाइड्स द वेव रूलर। इस हल्के से रोर की आवाज के साथ जियान के चारों तरफ रूलर की शेडोज बन जाती हैं। तुरंत ही जियान के चारों तरफ एक मजबूत से दिखने वाले रूलर की लेयर बन गई थी। इसी मोमेंट में बूम की आवाज के साथ वो ब्लैक डीमन लाइटनिंग पाइथन जियान के डिफेंस में आके टकराता है। ऑल्दो जियान की हेवली फ्लेम ने उसकी पावर को काफी कम कर दिया था, तब भी हिसिंग साउंड के साथ वो जियान के रूलर को मुंह से दबाने की कोशिश करता है। अच्छी बात है कि इस बार जियान भी तैयार था। भले ही ब्लैक लाइटनिंग पाइथन कितनी भी कोशिश कर रहा हो, उसके अटैक पर रूलर की शेडो से जाके टकरा रहे थे। फाइनली जियान को एक मौका मिलता है। वो रूलर को अपने सिर के ऊपर उठा के फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी का इस्तेमाल करता है। जियान की स्लैश इतनी पावरफुल थी कि बैंक साउंड के साथ वो पाइथन पूरी तरह से डिस्पर्स हो जाता है। ऐसा करने के बाद जियान की आंखें फिर से थंडर क्लाउड्स को देखती हैं। उसके हाथ में भी नम फील कर रहे होते हैं। फिर भी जियान ने अपने रूलर को आसमानी तरफ पॉइंट कर दिया था। वो काले बादल जो कि पहले से काफी ज्यादा वॉलेंट थे, जियान की ऐसी चुनौती की वजह से और भी क्योटिक हो जाते हैं। कुछ और पलों के बाद एक ब्लैक थंडरबोल्ट जिसकी पावर पिछले लाइटनिंग अटैक से कम दोगुनी होती है, वो ब्लैक थंडर क्लाउड्स में से शूट हुआ था। इस समय जियान की आंखें भी एकदम फायरी हॉट हो चुकी होती हैं। वो कहते हैं मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। जियान बहुत तेजी से हैंडसीज चेंज करने लगा था। इससे पहले वो थंडरबोल्ट नीचे आ पाता, चारों तरफ की नेचुरल एनर्जी जियान के सामने इकट्ठी होके एक बड़े से हैंडप्रिंट के फॉर्म को ले लेती है। ये हैंडप्रिंट हल्का सा ट्रेम्बल होके बैंग साउंड के साथ जायंट थंडर से टकरा गया था। इस कोलिजन में ब्लैक लाइटिंग के साथ साथ वो रंग बिरंगी फ्लेम भी चारों तरफ फैलती हैं। इस एनर्जी
एक्सप्लोजन के बीच में से वो कमजोर हो चुका लाइटनिंग बोल्ट बाहर आया था। क्लियरली इसने जियान के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया है, लेकिन इसे देख के जियान बिल्कुल भी निराश नहीं होता। वो खुद से बड़बड़ाते हुए बोलता है, सच में हेवन और अर्थ की पावर टेरिफाइंग है, लेकिन मैं भी देखना चाहता हूँ कि मेरे कितने अटैक को तोड़ सकता है। पिछले अटैक का नाम येलो स्प्रिंग पाम था। जियान अपनी रोलर को उठा के फिर से हॉरिजॉन्टल स्लैश करता है। फाइनली इस लाइटनिंग बोल्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। अब ये मिस्टीरियस डीमन फिर लाइटनिंग तो थकने वाली नहीं है, लेकिन तुम्हारे भाई का गला थक चुका है। इस वजह से हम जियान को मामले को अकेले ही संभाल ले देते हैं। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में फिर लाइटनिंग तो खत्म होगी, साथ में गोल्डन डीमन पपेट भी इवॉल्व होने वाला है। फिर शुरुआत होगी कॉन्फ्लिक्ट की। अगर आप चीजों को मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना। मैं चैनल के प्रीमियम मेंबर्स के लिए नेक्स्ट एपिसोड को जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि स्टोरी अब थोड़ी सी क्लियर हो रही है। अगर आप भी एपिसोड्स को एक दिन पहले देखना चाहते हो तो चैनल की मेंबरशिप आपके लिए खुली हुई है। जाते जाते वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अंटिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।